नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट को लेके, जिसके बारे में हाल ही में ही HAL की तरफ से प्रपोजल दिया गया है। अब इसको डेवलप करने के पीछे HAL के दो मेन मकसद नज़र आ रहे हैं। पहला ये है कि इसे वो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की हॉक फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए ऑफर करने वाले हैं, जो कि एक लो कॉस्ट की एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर काम आने वाला है। और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। इसे डेवलप करने के पीछे एक और मेजर कारण ये भी है कि अभी तक हम तेजस को जितने भी देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी में मैक्सिमम देशों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेजस ओवर क्वालिफाइड हो रहा है। मतलब ज़्यादातर देश अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ज़बरदस्ती तेजस को एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर उनको ऑफर करना चाहते हैं, जिससे इसकी सिलेक्ट होने की चांसेस कम रहने के साथ साथ इसका तेजस की रेपुटेशन के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ रहा है और फ्यूचर में लोग इसको सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर देखना शुरू कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में तेजस का जो मेन कंपटीशन हो रहा है वो FA-50 के साथ हो रहा है, जबकि FA-50 की बात करें तो एक प्रॉपर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इसे वो लोग ज़बरदस्ती फाइटर एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में ऑफर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अभी तेजस को ज़बरदस्ती ट्रेनर एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में ऑफर कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जिन देशों को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और उसमें साथ में वो कुछ लिमिटेड फाइटिंग कैपेबिलिटी चाहते हैं, तो वो तेजस के बदले FA-50 को सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इसे वो कम प्राइस में ऑफर कर सकते हैं। लेकिन तेजस जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट है और हर मामले में FA-50 के मुकाबले बेहतर कैपेबिलिटी और वेपन्स को प्रोवाइड करता है, तो हम प्राइस में वहाँ पे उसको मैच नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से एक लो कॉस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया गया, जिसको अभी HLFT-42 का नाम दिया जा रहा है। जल्दी ही इसकी एक स्केल्ड मॉडल को भी HAL की तरफ से बनाकर डिस्प्ले करने का प्लान किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें कावेरी इंजन या जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके है। पिछले कुछ दिनों से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके काफ़ी सारे अपडेट सामने आ चुके हैं और अभी इसको 2032 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। अब इनिशियली जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का प्लान किया गया था, तो इसमें HAL की तरफ से डेवलप किए जा रहे कैट्स वॉरियर सिस्टम को इंटीग्रेट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि कैरियर से ड्रोन्स को ऑपरेट करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं और ख़ास करके हमारे पास अभी कैटapult बेस्ड कैरियर मौजूद नहीं है, तो इससे ड्रोन्स को लॉन्च करना आसान नहीं होने वाला है। इसी वजह से इनिशियली इनका नेवी में इंडक्ट होने का कोई खास इरादा नहीं था, पर अभी पता चला है कि नेवी की तरफ से अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम को भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में मैन और AI साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले हैं, जिसके लिए कैट्स वॉरियर जैसे सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है। अब इनिशियली इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा था, जो कि तेजस और MK जैसे फाइटर जेट के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने वाला था, लेकिन अभी इनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ भी ऑपरेट करने के लिए नेवी और HAL के बीच बातचीत किया जा रहा है। इसमें नेवी का जो मेन कंसर्न है वो ये कि अगर इनको हम कैरियर से ऑपरेट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इनकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत बनाने की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ ही इनको हैवी क्रॉस विंड से भी ऑपरेट करना पड़ सकता है, जिसके लिए इनको स्पेशली मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैसे कि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाने वाला है, तो उनकी इंजन पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी कैटapult बेस्ड कैरियर मौजूद नहीं है, तो ये शॉर्ट टेकऑफ करने के लायक होने चाहिए। तो इसमें नेवी का ये कहना है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन कैट्स वॉरियर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, इनकी लॉयल विंगमैन्स को डेवलप किया जा रहा है, वो नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए सही नहीं होने वाले। और अगर नेवी में इनको शामिल करने का प्लान किया आता है, तो उनकी डिज़ाइन को पूरी तरीके से नए से बनाना पड़ सकता है और उनकी स्पेसिफिकेशन भी कम्प्लीटली अलग होने वाला है। जिनका इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए जा रहे कैट्स वॉरियर या लॉयल विंगमैन सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं होने वाला है। अगला अपडेट F-15EX की तरफ से। F-15EX यूनाइटेड स्टेट का अब तक का सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट F-15 का एक मॉडर्नाइज वेरिएंट होने वाला है और 2020 में US एयरफोर्स की तरफ से अपनी पुरानी F-15 की जगह पर ऐसे करीब 144 नए F-15EX यानी कि ईगल 2 को इंडक्ट करने के लिए बोइंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है। US एयरफोर्स के मुताबिक इनको आगे चल के वो अपनी F-35 फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं।
ये एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर है जो कि शायद दुनिया में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि अपने साथ 22 से 24 एयर टू एयर मिसाइल लेके सॉर्टी पर जा सकता है। और इसमें अभी 5th जनरेशन एवियोनिक्स को भी दिया जा रहा है जो कि इसे मॉडर्न थ्रेट्स के खिलाफ एंगेज होने की काबिलियत दे सकता है और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सपोर्ट मेजर को प्रोवाइड कर सकता है। अब इनिशियली इसके यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को ऑफर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन MMRC टेंडर में जब F-18 की पोजीशन इतना अच्छा नहीं रहा और ये इंडियन एयरफोर्स को इतना खास इंप्रेस नहीं कर पाया, तो बोइंग की तरफ से F-18 को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से हटाकर उनकी जगह पर F-15EX को ऑफर करने का प्लान किया गया था। अभी बोइंग की तरफ से अपनी F-15EX को भारत में मैन्युफैक्चर करने का भी प्लान किया जा रहा है और इसके लिए जनवरी 2021 में ही US गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग को अप्रूवल दे दिया गया था, जिसके बाद बोइंग की तरफ से 15EX को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए लोकल पार्टनर्स की तलाश किया जा रहा था, जिसमें महिंद्रा डिफेंस और HAL के साथ बोइंग अभी पार्टिसिपेट करना चाहता है। बोइंग का ये कहना है कि अगर भारत की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में F-15EX को सिलेक्ट किया जाता है तो आगे चल के इनको वो भारत में HAL और महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करने वाले, और इसके लिए अभी एरो इंडिया 2023 की एयरशो के दौरान ऑफिशियल MOU को साइन करने की बात की जा रही, लेकिन ये बात तो वक्त आने पर ही पता चलने वाला है कि F-15EX को आगे चल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके, अभी खास करके कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेके भारत थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जब हमारी प्रोजेक्ट 75I आगे नहीं बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन में अभी तक एक ढंग का IP सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो पाया, जो कि 2023 से INS कलवरी की पहली रिफिट के दौरान इसमें इंस्टॉल किया जाने वाला था। इसी बीच नेवी की तरफ से सिर्फ मॉडर्न AIP सिस्टम ही नहीं बल्कि अपनी सबमरीन्स में अभी एग्जिस्टिंग लीड एसिड बैटरी सेल्स के बदले लिथियम आयन बैटरी पैक को इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है, जो कि नेवी की अपनी सभी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा। अब लिथियम आयन बैटरी का ये फायदा है कि इनको पहले तो चार्ज करने के लिए कन्वेंशनल बैटरी सेल के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है और ऊपर से इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ही अच्छा होता है, जिससे बेहतर सप्लाई को प्रोवाइड कर पाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक प्रोवाइड कर पाते हैं, और इससे हमारे सबमरीन काफ़ी ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और इसके लिए नेवी की तरफ से भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से ऐसे बैटरी को खरीदने का ऑप्शन रखा गया, जिनको आगे चल के नेवी वर्तमान के सभी सबमरीन्स के अलावा अपने फ्यूचर कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनाए जाने वाले 12 सबमरीन भी शामिल हैं। अब इसके लिए अभी भारत फौज की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की जनरल एटॉमिक के साथ एक MOU को साइन किया जा रहा है, जिसके चलते भारत फौज अभी हमारे फ्यूचर सबमरीन्स के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक को सप्लाई करने वाला है। और सबसे पहले इन बैटरी पैक को हमारे एग्जिस्टिंग और न्यूली इंडक्टेड स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन या कलवरी क्लास के सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद इनको किलो क्लास के सबमरीन में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा, और फ्यूचर में इनको वॉरशिप्स में भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। अब सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी के पास अभी कार्बाइन्स को लेके काफ़ी सारा शॉर्टेज है। इनफैक्ट अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के स्टर्लिंग सब मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको कब से हमको रिप्लेस कर देना चाहिए था, और इनको रिप्लेस करने के लिए 2018 में एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें करीब 94,000 के आसपास कार्बाइन को खरीदने का प्लान किया गया था। इस मंथ में कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन आज तक ये टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। इसी बीच आर्मी की तरफ से अभी एक बार फिर से एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें कार्बाइन्स को खरीदने का प्लान किया गया है। अब इस बार एक लार्जर ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, जिसमें 93,000 से 94,000 के बीच नहीं बल्कि करीब 4,25,213 कार्बाइन को खरीदने का एम रखा गया है। ये दरअसल एक कंप्लीट ऑर्डर होने वाली है, जो कि आर्मी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अब इसमें करीब 20 कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले, जो कि सभी के सभी इंडियन कंपनी होने वाले, और इन सभी कंपनी के पास अभी गवर्नमेंट की तरफ से RFI को भेजा जा चुका है। इस बार इन कार्बाइन्स को बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया जा रहा है, और जो भी इंडियन कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसमें जो कार्बाइन वो मैन्युफैक्चर करेंगे उनमें कम से कम 60% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए। इनकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 5.5 स्टैंडर्ड की एमुनिशन को फायर करना चाहिए, रेंज करीब 200 मीटर के आसपास होना चाहिए, वजन 3 kg के आसपास होना चाहिए, और अंत में इनमें 600 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायरिंग करने की काबिलियत होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।